नमस्कार दोस्तों, एसपी एजुकेट में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल, संविधान की क्लास के साथ आज फिर हाजिर हूं। संविधान के अब तक की क्लास में आप लोगों ने संवैधानिक विकास से लगाए संविधान के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ लिया है। इस क्रम में संवैधानिक विकास के बाद संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन, संवैधानिक संरचना, हमारी जो संविधान सभा की संरचना थी वो सब आपने पढ़ा। फिर संविधान के स्रोत आपने देखा, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां आपने पढ़ा। यानी कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। इस दौरान हमने अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट का भी अध्ययन किया था। आज की क्लास में जो किसी भाग से पढ़ने से पहले भारतीय संविधान की हम विशेषता पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता एक बार जब आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछ बैठता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की क्या विशेषता है या नहीं, तो ऐसे में आप आसानी से कर जाएं। जैसे आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है, और उसमें गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी तथा दूसरी जगह पूछ दे कि धार्मिक, इनमें से क्या हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, तो आप जानते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, लोकतंत्रात्मक है, यहाँ समाजवादी व्यवस्था भी लागू की गई है, लेकिन ये धार्मिक राष्ट्र नहीं है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से भारत के संविधान की अगर आप विशेषता पढ़ें तो कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का न केवल आपको ज्ञान हो जाता है, बल्कि हमारे संविधान का आधारभूत तत्व क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण कैसा है, वो सब कुछ हमारे संविधान की विशेषताओं से ही परिलक्षित हो जाता है। तो आइए आज हम लोग की क्लास भारतीय संविधान की विशेषता से प्रारंभ हो। हेडिंग है आपका भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं। हम एक एक कर भारतीय संविधान की ऐसी 10-15 विशेषताओं का कम से कम अध्ययन करेंगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए इस क्रम में सबसे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का एक एक कर अध्ययन करें। जैसे भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः लिखित संविधान है। अगर हम पॉइंट नंबर 1 को देखें तो हम कहेंगे कि यह पूर्णतः लिखित संविधान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूर्णतः लिखित संविधान। अब आइए इसका डिस्कशन किया जाए कि पूर्णतः लिखित संविधान से क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान एक पूर्णतः लिखित संविधान है। यह हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता नजर आती है, क्योंकि भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि का समय लेकर लिखा गया। यानी एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित अवधि में लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या दिखाई देता है कि भारतीय संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे, उनमें 11 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्य तथा 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से एवं उस समय के देसी रियासतों, भारतीय रियासतों से मनोनीत सदस्य दोनों शामिल थे। तो भारत का संविधान अगर सही अर्थों में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा ही लिखा गया है, इनडायरेक्टली, क्योंकि ये इन्होंने प्रतिनिधि या तो भेजा या इनके रियासतों से प्रतिनिधि मनोनीत हुए। तो भारतीय संविधान, मैंने कहा कि एक पूर्णतः लिखित संविधान है जो एक निश्चित अवधि में लिखा गया। तो पूर्णतः लिखित संविधान के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1 कि भाई यह एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया। समझिएगा, ये इसका निर्माण कैसे हुआ भारतीय संविधान का, तो एक संविधान सभा द्वारा, निश्चित संविधान सभा द्वारा हुआ। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो संविधान सभा द्वारा हुआ, दूसरा क्या है, एक निश्चित समय में हुआ। हमारे संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाई ये अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता द्वारा हुआ। ये अप्रत्यक्ष रूप से क्यों,
क्योंकि जनता सीधे नहीं लिखी, जनता के प्रतिनिधि, जनता ने प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधियों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे कहां पे, संविधान सभा में, और उस तरह से हमारे संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जो संविधान सभा है ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, जनता द्वारा लिखे गए। तो पहला हमारे विशेषता स्पष्टता दिखाई देती है कि भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है, टोटल कंप्लीट लिखित संविधान है। इसमें ब्रिटेन के संविधान की तरह से यह अभिसमयों पर आधारित नहीं है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान भारत की संविधान की तरह किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में नहीं लिखा गया। ब्रिटेन का संविधान समय के साथ डेवलप हुआ, परिपक्व हुआ। अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत लिखा गया, वो भी संविधान सभा द्वारा लिखा गया। और भारतीय संविधान भी एक निश्चित संविधान सभा द्वारा लिखा गया। यानी अगर सही अर्थों में देखें तो भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। उसके अधिकांश भाग अलिखित है जो परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है, यह पूर्णतः लिखित संविधान है। आइए हम इसी क्रम में दूसरी विशेषता देखते हैं, भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता। हमारे संविधान की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह दुनिया का, पूरे विश्व का, यह विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, इसे समझिए। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह बड़ा होने से क्या अभिप्राय है? बड़ा होने से अभिप्राय यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देश काल परिस्थिति को समझते हुए अधिकांशतः बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की, अधिकांशतः प्रावधान को स्पष्ट करने की कोशिश की, ताकि क्या क्या है समझ में आई। जब किसी भी संविधान के, समझिएगा, जब किसी भी संविधान के अधिकांश हिस्से को, जब किसी भी संविधान के अधिकांश हिस्से को लिपिबद्ध किया जाएगा, जब किसी भी संविधान के अधिकांश हिस्से को लिपिबद्ध करेंगे तो स्वतः ही, समझिएगा, तो स्वतः ही वह संविधान क्या होगा, स्वतः ही वह संविधान सबसे बड़ा हो जाएगा या बड़ा होने लगे। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के क्रम में भारत की देशकाल परिस्थिति को समझा। लंबे समय से गुलामी का शिकार था भारत, अधिकांश जनता भारत की अशिक्षित थी, यहां पर जमींदारों का और कुछ कुलीन वर्ग का विशेष प्रभाव था। आने वाले समय में हमारा संविधान उपयोगी बना रहे, कोई देश की साधारण जनता को गुमराह न कर सके, न्यायपालिका को अपने न्याय निर्णय के दौरान अधिकांशतः अनुच्छेदों तथा संविधान के अधिकांशतः प्रावधानों की व्याख्या मिल सके। इसलिए दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके यह कोशिश किया है कि हमारे संविधान के अधिकांश भागों को व्याख्यायित किया जाए, वो लिखित रूप में जनता के सामने मौजूद रहे, ताकि समस्याएं कम से कम आए। संविधान को समझने की समस्या, संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण की समस्या, किस प्रकार का भारत का निर्माण करना है, इसके संबंध में कोई समस्या न आए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने यह हमारे संविधान को बड़ा होने दिया, किंतु अधिकांश चीजों को उन्होंने लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम क्या देखते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हो गए, 395 अनुच्छेद हो गए। ये 395 अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेदों के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त संपूर्ण जो ये 395 अनुच्छेद है, इसको 22 भागों में बांटा गया है। इसके 22 भाग है। प्रारंभ में क्या है कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी। आगे चलकर ये 8 के स्थान पर 4 इसमें और जुड़ गई। इस तरह क्या हो गई, ये 12 अनुसूचियां हो गई हमारे संविधान में। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो दोस्तों इस तरह से क्या दिखाई देता है कि संविधान निर्माताओं ने सोच समझकर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारतीयों के हित में हो। भले ही चीजें लिखी गई हो, भले ही वो विस्तृत हो, बड़ा हो, क्योंकि जिस देश में अधिकांशतः लोग अशिक्षित थे, जिस देश में कुछ ही जागरूक लोग थे, जिस देश में ऊंच और नीच का बहुत बड़ा विभाजन था, जिस देश में जमींदारी प्रणाली बहुत सक्रियता से मौजूद थी, उस देश में ऐसा ही संविधान कारगर हो सकता था, क्योंकि जनता को, प्रजा को अपनी अधिकारों का ज्ञान जो संविधान के माध्यम से उन्हें मिला है, वो तभी ज्यादा परिपक्व रूप से सामने आएगा जब संविधान लिखित होगा। आइए, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा किया। पहला कि यह पूर्णतः लिखित संविधान है, और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम संविधान की देखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कि हमारा संविधान नमनीयता, थर्ड पॉइंट, इसमें नमनीयता और अनमनीयता का गुण है। इसे, ये फ्लेक्सिबल भी है, अनफ्लेक्सिबल भी है, हार्ड भी है। हमारे संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नमनीय भी है और अनमनीय भी है। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। आंधियों में बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन जिस वृक्ष में लोच होता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो तमाम आंधियों का सामना कर लेते हैं। कोई भी संविधान, कोई भी दस्तावेज यदि इतना कठोर हो जाए, यहां अनमनीयता का मतलब कठोरता से है, कोई भी संविधान इतना कठोर हो जाए जिसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव न हो, तो याद रखिएगा आने वाले जल्दी ही समय में ऐसा संविधान उपयोगी नहीं रह जाता, अनुपयोगी हो जाता है। क्योंकि संविधान तो वही है जो देश काल परिस्थिति सापेक्ष अपने आप को ढाल सके, जिसमें समय के साथ बदलने का हुनर नहीं है, वो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर हमारे संविधान को नमनीय और मृदु, नमनीय अर्थात मृदु, नरम, हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान को सोच समझकर मृदु और कठोर दोनों बनाए। इसका अभिप्राय आप इस तरह समझें कि नमनीयता इसलिए जरूरी है क्योंकि नयापन बना रहे, संविधान की जीवंतता बनी रहे, और कठोरता इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर कठोर नहीं होगा तो कोई भी सरकार आकर संविधान के किसी प्रावधान में बदलाव कर सकती थी। इसलिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत संविधान निर्माताओं ने संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत अभिव्यक्त किया गया है, समझिएगा, इसके तहत हमारे संविधान में जितने भी तरह के संशोधन होते हैं, उनके संशोधन की प्रकृति को देखें तो वह एक प्रकृति नमनीय और अनमनीय में, अर्थात मृदु और कठोर में, सरल और कठोर में दिखाई देती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। ध्यान समझिए, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक, साधारण प्रकृति के। ऐसे संशोधन क्या होते हैं? किसी भी सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले के बहुमत से संशोधन हो जाता है। केवल उपस्थित तथा मत देने वाले का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के उपस्थित तथा मत देने वाले का बहुमत ही साधारण बहुमत है। तो कुछ संशोधन क्या होता है? केवल साधारण बहुमत से हो जाता है। तो अगर जो संशोधन साधारण बहुमत से हो गया, वो किस प्रकार का संशोधन है? बहुत ही नमनीयता है, उसमें मृदुता,
लेकिन दोस्तों इसके अतिरिक्त कठोरता के दो उदाहरण देखिएगा। एक, हमारे संविधान सभा में कुछ ऐसे भी अनुच्छेदों के संबंध में प्रावधान रखा गया है जिसमें संशोधन कठोर होगा और बहुत कठोर होगा। वो कैसे? इसमें कहा गया है कि उपस्थित तथा मत देने वालों की बात ही नहीं की गई, बल्कि इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है, यानी यहां क्या क्या कहा गया था साधारण बहुमत से, कि उपस्थित तथा मत देने वाले, समझिएगा, देने वाले का बहुमत। अब ऐसे में तो उपस्थित कम हो सकता है, मत और भी कम दे सकता है, और उसमें से बहुमत छांट लिया जाएगा। आगे आने वाली क्लास में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, जब आर्टिकल 368 पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ कठोरता का क्या दिखाई देता है? बहुत साफ, यहां उपस्थित और मत देने वाले के स्थान पर कहा गया है कि किसी भी सदन, जो भी सदन है, सदन का 2/3 बहुमत, अपने आप में बहुत बड़ा है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। एक तरह का ऐसा भी संविधान संशोधन है, और इसी तरह का एक और भी कठोर संविधान संशोधन है जो और भी ज्यादा कठोर है। उसमें कहा गया है सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की, यहां कुल सदस्य संख्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 यहां भी चाहिए, प्लस कम से कम भारत के आधे राज्यों का 1/2, आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो संविधान संशोधन है उसे किस श्रेणी में रखेंगे? वो कठोर है, और इस तरह का जो संविधान संशोधन है वो क्या है? वो मृदु है। तो दोस्तों, हमारे संविधान की एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह मृदु है और कठोर है, अर्थात समय के साथ वह जीवंत बना रहे, उसमें संशोधन हो सके, इसका भी ख्याल रखा गया है। और इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि कोई भी सरकार आकर किसी भी तरह से हमारे संविधान सभा का मूल ढांचा न बदल पाए, आधारभूत तत्व को न बदल पाए। तो दोस्तों, हमारे संविधान के जो आधारभूत तत्व हैं उनमें बदलाव तो अब संभव ही नहीं है केशवानंद भारतीवाद के बाद, क्योंकि वो आधारभूत ढांचे से संबंधित विषय है। किंतु संविधान में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जो बदलना बिल्कुल जरूरी हो जाता है समय के साथ, उसे मृदु परिवर्तन के साथ रखा गया है। और जो बहुत जरूरी बदलाव नहीं है, यानी कि जिसमें अधिकांशतः जनता का हित शामिल है, अगर इस तरह का कोई बदलाव होगा तो उसके लिए इस विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। और इस तरह से क्या होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 तरह के प्रोसीजर संविधान संशोधन के रखे हैं। आगे बढ़ते, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इसे समझिएगा। चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न संविधान। समझिएगा, हमारा संविधान पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान समझिए, भारतीय संविधान पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न संविधान है। ये कैसे है जरा समझिएगा। यानी भारतीय संविधान एक संप्रभु संविधान है। यह पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न है क्योंकि इसकी रचना हम भारत के लोगों ने किया है। हम भारत के लोग मिलकर इसकी रचना की है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही आपने कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब है विदेशी नहीं, गैर भारतीय नहीं, हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान की रचना की है। यानी कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, भारत के नागरिकों में निहित है। तो भारतीय नागरिकों ने मिलकर, हम भारत के लोगों ने अपने संविधान की रचना की है, पूर्णतः प्रभु संपन्न। अब इसमें क्या दिखाएगा? दूसरा पॉइंट इसका समझिएगा। अर्थात हमारे संविधान के निर्माण में किसी बाह्य प्रभाव, ताकत, समझिएगा, किसी बाह्य प्रभाव या ताकत का दबाव नहीं है। हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें किसी बाह्य प्रभाव या बाह्य ताकत का दबाव नहीं है कि तुम ऐसा ही संविधान बनाओ। हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि हमें अपने संविधान को एक संसदीय शासन प्रणाली देश में चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ही बनाया। संविधान निर्माताओं को लगा कि एकल नागरिकता चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ही बनाया। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने, कौन पड़ेगा, किसी बाह्य प्रभाव या ताकत के बल पर संविधान का निर्माण नहीं किया। क्लियर हो गई। और तीसरा पॉइंट, इसी प्रकार वह किसी
किसी आंतरिक बल के दबाव में भी ऐसा कोई भी निर्माण नहीं किया। समझिएगा, दबाव में भी उन्होंने संविधान का निर्माण नहीं किया। तो तीन बातें ध्यान दीजिएगा। हम पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न हैं क्योंकि संविधान भारतीय लोगों द्वारा लिखा गया है। यह संविधान किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में आकर नहीं लिखा गया और ना ही किसी आंतरिक शक्ति के प्रभाव में आकर, जैसे भारत के अंदर नक्सली रहते हैं, आज की तारीख में नक्सली हैं, माओवादी हैं। इन माओवादियों, उग्रवादियों, नक्सलियों के प्रभाव में आकर या उस समय के किसी गुट के प्रभाव में आकर भारतीयों ने ऐसा संविधान नहीं बनाया, क्योंकि भारतीयों ने अपने हित के लिए संविधान बनाया है और उनको जो बेहतर लगा, अपने भविष्य को ध्यान में रख करके उन्होंने संविधान बनाया है दोस्तों। तो इस तरह से चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा संविधान क्या है, एक पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न संविधान है। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट है, भारत का संविधान एक गणतंत्रात्मक संविधान है। गणतंत्रात्मक, समझिएगा, गणतंत्रात्मक संविधान। गणतंत्रात्मक संविधान कैसा संविधान होता है? गणतंत्रात्मक संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसका प्रमुख, जिसका मुखिया मनोनीत नहीं, वंशानुगत नहीं, निर्वाचित हो। भारतीय संविधान का मुखिया, भारतीय शासन का मुखिया, भारत का मुखिया राष्ट्रपति, यह निर्वाचित होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इनडायरेक्टली। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश वही गणतंत्रात्मक राष्ट्र है जिसका संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो इलेक्टेड हो। वो वंशानुगत रूप से शासकों की तरह पैतृक रूप से एक के बाद दूसरा न बने, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए क्या हो, निर्वाचित हो। समझिएगा, गणतंत्रात्मक संविधान ऐसा संविधान होता है जहां का पहला पॉइंट, संवैधानिक, संवैधानिक प्रमुख क्या हो, निर्वाचित हो। एक तो क्या हो, निर्वाचित हो, वो भी कैसे, एक निश्चित समय के लिए, केवल निश्चित समय के लिए, ऐसा नहीं कि आजीवन निर्वाचित, निश्चित समय के लिए। अर्थात कुल मिलाकर क्या ना हो, वंशानुगत नहीं, वंशानुगत नहीं, ये समझिएगा। तो गणतंत्रात्मक शासन ऐसा सब शासन है जहां का संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित हो, निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कुल मिलाकर कि वंशानुगत नहीं हो। क्योंकि लोकतंत्र में या गणतंत्रात्मक शासन में माताएं राजकुमारों को जन्म नहीं देती। राजतंत्र में माताएं दो तरह का जन्म देती हैं, दो तरह की प्रकृति के लोगों को जन्म देती हैं। एक, राजतंत्र में माताएं या तो राजकुमार को जन्म देती है या प्रजा को, लेकिन लोकतंत्र में दोस्तों माताएं सिर्फ एक प्रकृति के लोगों को जन्म देती है और वो है नागरिक। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक संविधान है और भारत का कोई भी नागरिक देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है और वो भी निर्वाचित होगा, निश्चित समय के लिए होगा। अर्थात भारत में किसी तरह का वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। ऐसा ही देश लोकतांत्रिक देश, गणतंत्रात्मक देश कहलाता है। संविधान का जो हमारा छठवां महत्वपूर्ण विशेषता है, समझिएगा, छठवां, कि भारतीय संविधान एक लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था करता है। गणतंत्र के बाद लोकतंत्रात्मक शासन। हमारा संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। इसका अभिप्राय क्या है? लोकतंत्र की सबसे बेहतर परिभाषा जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन में नीत है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के संविधान को, भारत के शासन को एक लोकतंत्रात्मक शासन के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां जनता ही सर्वे सर्वा होगी। जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और जनता अपने हित के लिए, हित के अनुरूप 5 साल बाद या निश्चित समय के बाद प्रतिनिधियों को या तो फिर से वापस बुलाएगी, यानी अर्थात चुन लेगी, या उन्हें हटा देगी। ये जनता पर निर्भर करता है। तो केवल संसदीय या विधान मंडलीय चुनाव प्रक्रिया तक ही लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक शासन का अभिप्राय यह है कि
शासन के प्रत्येक स्तर पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और तो और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो प्रक्रिया निर्वाचन की होगी, नियुक्ति की होगी या अन्य किसी प्रकार से प्रोविजंस किया जाएगा, उसमें भी एक लोकतांत्रिक प्रणाली का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, जब हम आगे पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी पर पर्याप्त चर्चा करेंगे। इसकी अपनी कुछ खूबियां और खराबियां भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने इस पर अपने कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया है वह एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक संविधान है, जहां अंतोगत्वा शासन जनता के हाथों में ही निहित है। तो पांचवा पॉइंट हमने क्या देखा कि यहां पर लोकतांत्रिक शासन अर्थात जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक शासन। अर्थात यहां सर्वे सर्वा कोई और नहीं अपितु जनता है। ध्यान समझिए। छठा जो हमारा पॉइंट के बाद सातवां पॉइंट हमने देखा, 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। देखिएगा, पंथ निरपेक्ष, हमारा संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। इसे धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। अर्थात भारतीय संविधान ऐसा प्रावधान करता है कि भारत का अपना कोई निश्चित धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकांशतः हिंदू निवास करते हैं। हिंदुओं के बाद इस्लाम मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। बावजूद इसके भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान निर्माताओं को लगा कि अगर किसी एक धर्म का राष्ट्र बना दिया जाएगा तो यह बहुसंख्यक समाज हो सकता है अल्पसंख्यक समाज पर, उनके धर्म पर, उनके सामाजिक मान्यताओं, उनके सांस्कृतिक मान्यताओं को नष्ट कर दे। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हमारे मूल अधिकार में भी दी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। लेकिन दोस्तों, मूल अधिकार के अंतर्गत सभी धर्मों को स्वतंत्रता तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के दौरान ही प्रदान कर दिया था, किंतु संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द या धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, और आगे जब हम कल की क्लास में प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको उसमें डिटेल में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात भारत का अपना, पहला पॉइंट इसका क्या है, भारत का अपना कोई, अपना अर्थात निजी, अपना धर्म, निजी धर्म नहीं है, नहीं होगा कि कोई एक्स धर्म है वही भारत का अपना धर्म है, जी नहीं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या इससे दिखाई देता है, जो सकारात्मक है, ये तो नकारात्मक पॉइंट हो गया। सकारात्मक पॉइंट क्या है, भारत सभी धर्मों का, भारत में जितने भी धर्म, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा और उसके फलने फूलने, उसके विकास करने के लिए पूरा स्कोप देगा, रास्ता देगा। लेकिन भारत का कोई अपना निश्चित धर्म नहीं होगा। यही है धर्मनिरपेक्ष का निहितार्थ। शासन, प्रशासन या किसी भी तरह से किसी निश्चित धर्म को वरीयता नहीं दी जाएगी। इस संबंध में जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आगे ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान का जो अगला 8वां महत्वपूर्ण विशेषता है, 8 पॉइंट देखिएगा। 8वां महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है कि भारतीय संविधान एक समाजवादी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। एक समाजवादी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है, एक समाजवादी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। वैसे संविधान निर्माण के समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इस शब्द पर या इसकी भावना पर कहीं स्पष्ट लिखित रूप से बल तो नहीं दिया था, लेकिन यह स्वमेव सिद्ध माना जाता था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्तित्व भी संविधान सभा में उपस्थित थे और वो समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। इसलिए भारतीय संविधान कभी भी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था या पूंजीवाद के विनाश का काम कर रहा था, ऐसा नहीं है।
प्रारंभ से ही भारतीय समाज में पूंजीवादी तथा समाजवादी विचारधारा का मिश्रण, मिला जुला संयोग ही दिखाई देता है। बावजूद इसके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्षता अखंडता के साथ समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया, जिसका अभिप्राय यह है कि भारत में समझिएगा राज्य जो है, सरकारें जो है, वो गरीबों के कल्याण के लिए, हाशिए पर रह रहे लोगों के कल्याण के लिए स्वयं प्रयास करेगा, अपने से प्रयास करेगा, ताकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की न केवल पूर्ति हो बल्कि शासन में उनकी निश्चित भागीदारी हो सके। तो यहां ध्यान दीजिएगा, भारत का समाजवाद अलग तरीके का समाजवाद है, इसे पूरी तरह मार्क्सवाद से जोड़कर ना देखिएगा। हम इसकी भी चर्चा आने वाले समय में करेंगे, जब प्रस्तावना कल पढ़ाएंगे तो डिटेल में। किंतु यहां ध्यान देना, इस भारत एक समाजवादी राज्य है, इसके आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। क्या बनी? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। आगे जो हमारा अगली विशेषता, 9th जो हमारी विशेषता है उसको देखिए, इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान की 9वीं बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। समझिएगा, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर शासन के तीनों अंगों के बीच समन्वय ना हो और न्यायपालिका अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न हो, तो उस देश में हम कभी भी एक निष्पक्ष शासन की कल्पना नहीं कर सकते। स्वतंत्र न्यायपालिका कई दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका क्या करती है? इसके होने से शासन के अन्य अंगों जैसे कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका की अमर्यादित कार्यों पर नियंत्रण लगता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के होने से शासन के अन्य अंगों कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अनियंत्रित कार्यों पर नियंत्रण लगता है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होने से न्याय प्रक्रिया बाधित नहीं होती, यह बाधित नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों का शासन के प्रति विश्वास बना रहता है, न्यायपालिका के प्रति विश्वास बना रहता है। ये दो बातें समझिएगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होने से शासन के अन्य अंगों जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अमर्यादित कार्यों पर नियंत्रण लगता है। तो दूसरी तरफ क्या कहा? न्याय प्रक्रिया बाधित नहीं होती। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के न्यायपालिका की तरह भारत को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाया, और दुनिया में भारतीय न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका मानी जाती है। इसको सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। आइए ध्यान दीजिए, इसकी भी चर्चा हम न्यायपालिका वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ध्यान देना। 10वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नागरिकों के मूल अधिकार। तो 10th पॉइंट को हम देखते हैं, भारत में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ हम 11वां पॉइंट भी लेते हैं, जो हमारे संविधान में नागरिकों को नीति निदेशक तत्व प्रदान करता है, यानी मूल अधिकार और नीतिशक तत्व, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। समझिएगा, ये दो तरह के, ये दोनों अधिकार हैं। पहले तो समझिए, ये दोनों ही अपने आप में क्या है? ये दोनों ही अधिकार हैं। इसे दोनों को अधिकार समझिएगा, ये दोनों अधिकार हैं। मूल अधिकारों की गारंटी, मूल अधिकारों की समझिएगा गारंटी दी गई है किसके द्वारा? गारंटी दी गई है संविधान द्वारा। लेकिन नीतिशक तत्वों की गारंटी नहीं है। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर प्रवर्तन का अधिकार दिया गया है नागरिकों को, लेकिन नीतिशक तत्वों के लिए प्रवर्तन का अधिकार नहीं है। मूल अधिकार राज्य के लिए निषेधात्मक एवं समझिएगा प्रायः इसका स्वरूप क्या होता है?
राज्य के लिए निषेधात्मक स्वरूप प्रकृति का होता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, और कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन सामान्य प्रकृति राज्य के विरुद्ध है, निषेधात्मक है, राज्य के विरुद्ध जनता को प्राप्त अधिकार। लेकिन नीति निषेध तत्व क्या है? स्पष्ट रूप से नीति निषेध तत्व राज्य के विरुद्ध, समझिएगा, राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, यानी निषेधात्मक की जगह सकारात्मक है। यानी राज्य जब भी अपनी नीतियों का निर्माण करेगा वो डीपीएसपी में दिए गए वैल्यूज को देखेगा और कोशिश करेगा उस वैल्यूज को पूरा किया जाए, जनता को प्रदान किया जाए। इसका बहुत डिटेल में डिस्कशन हम जब फंडामेंटल राइट और नीति तत्व पढ़ेंगे यानी डीपीएसपी पढ़ेंगे तब करेंगे। तो पॉइंट नंबर 10 और 11 की विशेषता आपने देखा। अब 12 हमारे संविधान की अगली विशेषता है जो काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है, समझिएगा, एकल नागरिकता की व्यवस्था। एकल नागरिकता, हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है एकल नागरिकता। इसका अभिप्राय क्या है? नागरिकता के संबंध में दुनिया में अलग अलग देशों के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। दुनिया के अधिकांश देश एकल नागरिकता का ही प्रावधान करते हैं, अर्थात भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह किसी प्रदेश का नागरिक नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से, हम अगर कश्मीर से हैं या तमिलनाडु से, पंजाब से हैं या कोहिमा से, बल्कि नागालैंड से, मणिपुर से, बंगाल से, कहीं से हैं, हम अगर किसी भी क्षेत्र से भारत के बिलोंग करते हैं तो हमारी एक ही नागरिकता है, भारतीय हैं, इंडियन सिटीजनशिप। हाँ, हमें अपने अपने राज्यों का निवासी होने का डोमिसाइल मिला हुआ, निवासी। हम उत्तर प्रदेश के निवासी लेकिन नागरिक भारत के हैं, यानी भारत में एक ही नागरिकता है, दैट्स इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन जैसे अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक है, एट द सेम टाइम वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अतिरिक्त वहां के किसी राज्य का, वहां के कोई भी जो 50 राज्य हैं उनमें से जिस राज्य से बिलोंग करता है वहां का भी नागरिक है। अर्थात एक व्यक्ति कैलिफोर्निया का भी नागरिक है, वो मियामी का भी, वो जिस भी राज्य से बिलोंग करता है, वो हवाई द्वीप से बिलोंग करता है तो वहां का नागरिक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो यूएसए का भी नागरिक है। यूएसए में तो ऐसा ही माना जाता है कि मतलब एक प्रोविजन ही है कि जो उसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, वहां पर 3 नागरिकता है। एक अमेरिका की नागरिकता, दूसरी कैलिफोर्निया की नागरिकता, कैलिफोर्निया स्टेट, और तीसरा उस जिले की नागरिकता जिसे हम वॉशिंगटन डीसी कहते हैं। तो इस तरह का कोई प्रोविजन भारत में दिखाई नहीं देता। भारत का कहीं का व्यक्ति है, वो भारतीय है तो भारतीय नागरिक है, चाहे किसी प्रदेश से, क्षेत्र से बिलोंग करता हो ओवरऑल। अगला हमें क्या दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, 13वां विशेषता हमारे संविधान की। 13वीं विशेषता क्या है, यानी अगली हम एक एक क्रम में विशेषताओं को देखते जा रहे हैं दोस्तों, समझते रहिएगा। शक्ति का पृथक्करण और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। समझिएगा, एक तरफ शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। हमारे संविधान की अगली विशेषता है शक्ति का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। और दूसरा क्या है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। आइए सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एक्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका। तीनों ही शक्तियों में ये शासन के 3 अंग हैं, जो 3 शक्तियां हैं, इनके बीच में निश्चित पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। ये अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य के लिए स्वायत्त हैं, उनको अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। एट द सेम टाइम और भी क्या दिखाई देता है कि एक तो ये अपने अपने इनको शक्ति का पृथक्करण इनके बीच है,
लेकिन शक्तियों के बीच संतुलन का भी व्यवस्था की गई है। अगर व्यवस्थापिका अमर्यादित हो जाए तो उसे कार्यपालिका या न्यायपालिका रोक दे। अगर कार्यपालिका अमर्यादित हो तो उसे व्यवस्थापिका या न्यायपालिका रोक दे, और यदि न्यायपालिका अमर्यादित हो तो शेष दोनों अंग उसे रोकने का प्रयास करे। इस तरह का एक शक्ति का बीच संतुलन भी हमारे संविधान में दिखाई देता है। इसकी भी हम डिटेल में चर्चा शक्तियों के विभाजन वाले चैप्टर में करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो हमारे संविधान की एक विशेषता क्या है? शक्ति का पृथक्करण, और दूसरा है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। अगर हम शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे को देखें तो इसको शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, अब यहां समझिएगा, इसको दो रूपों में देख सकते हैं बंटवारा। एक, शासन के तीनों अंगों के बीच बंटवारा, और दूसरा आप संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत देखिए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, यानी एक तरह से हम क्या देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा संघ सूची के विषय के अंतर्गत किया गया है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत किया गया है, दोनों के बीच समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है, और आगे चलकर हमें मालूम है कि राज्य सरकार की कुछ शक्तियों को हमें स्थानीय शासन को भी दे दिया गया है। यानी स्थानीय शासन राज्यों पर निर्भर करता है अपने शक्तियों के लिए। तो इस तरह से दोनों ही स्तरों पर शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हमारे संविधान में दिखाई देता है, चाहे शासन के तीन अंगों के रूप में बंटवारा हो या फिर निचले स्तर पर समझिए कि संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य है वहां भी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। तो इस तरह से यह बंटवारा करने का मूल उद्देश्य संविधान निर्माताओं का यह था ताकि शासन में किसी प्रकार का गतिरोध न आए और सभी अपने अपने कार्य को जो उन्हें प्रदान किया गया है वो आसानी से और बेहतर तरीके से कर सके। अगला पॉइंट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज प्रणाली या स्थानीय शासन। हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है पंचायती राज प्रणाली और स्थानीय शासन। इसका बहुत ही डिटेल अध्ययन हम लोग पंचायती राज वाले चैप्टर में जब भाग 9, 9A और 9B पढ़ेंगे तब हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां आप समझिएगा, पंचायती राज प्रणाली को हमारे संविधान में स्थान प्रारंभ से ही दिया गया, किंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय शासन का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया, त्रिस्तरीय किया गया। उसी प्रकार नगरों के लिए स्थानीय शासन नगर पालिकाओं के माध्यम से, शहरों में नगर पालिकाएं बनाई गई और यहां भी 3 स्तरीय शासन या कई स्तरीय शासन अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। इसकी डिटेल चर्चा बाद में होगी, लेकिन कुल मिलाकर यह भी लोकतंत्र को बढ़ावा देने का एक बहुत नायाब तरीका है पंचायती राज प्रणाली और स्थानीय शासन, जिससे जनता अधिकाधिक रूप से क्या होती है, वो लोकतंत्र से परिचित होती है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित होकर वो लोकतंत्र के मूल फलसफे को समझ सके और उसके साथ आगे बढ़ सके। तो अभी हमने 14 महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा किया जो भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को एक सिलसिले नजर से आप इस तरह देख लीजिए। यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैंने कहा कि भारतीय संविधान एक पूर्णतः लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट, विश्व का सबसे, मैंने कहा विश्व का सबसे ये बड़ा संविधान है, इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने कहा कि यह नमनीय और अनमनीय के बीच का संतुलन इसमें दिखाई देता है। एक संतुलन है, नमनीय और अनमनीय के बीच का संतुलन है इसमें। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा कि यह पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न संविधान है और यह एक गणतंत्रात्मक संविधान है। 5वां पॉइंट आपने देखा। छठा पॉइंट आपने क्या देखा कि यह लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। और 7वां पॉइंट यह पंथ निरपेक्ष है। 8वां पॉइंट हम देखते हैं कि समाजवादी राज्य है, राज्य की अवधारणा इसमें निहित है।
9वां पॉइंट की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का इसमें उल्लेख है। 10वां मूल अधिकार, 11वां नीति से तत्व, 12वां एकल नागरिकता, 13वां शक्ति का पृथक्करण और 14वां महत्वपूर्ण पॉइंट की इसमें पंचायती राज शासन प्रणाली, स्थानीय शासन का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त भी हमारे संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, लेकिन इन विशेषताओं को अगर आप आधारभूत विशेषता मानेंगे तभी आप संविधान को ठीक से समझ पाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक संविधान के जितने भी मिसलेनियस पोर्शन थे और अन्य कई महत्वपूर्ण हिस्सा जैसे संविधान के भाग, अनुसूचियां और अभी संविधान की विशेषताएं, ये सब हमने आज तक आपको पढ़ाया है। अब इसके बाद हम कल के क्लास से भारतीय संविधान की प्रस्तावना और फिर भाग 1 शुरू करेंगे। आप लोग जुड़े, अपने दोस्तों को अधिकांशतः शेयर करें और हमारा और अपना विश्वास बनाए रखें। नमस्कार। बहुत ही शानदार आज का वीडियो है।